This conference will now be recorded. Periodic system. पीरियोडिक सिस्टम के अंदर FIFO मेथड, पीरियोडिक सिस्टम के अंदर FIFO मेथड। ओके होगी बात। अब तो पहले वो ये क्वेश्चन नोट लिख लो छोटा सा, और आज इंशाल्लाह इन दोनों को ही कर लेंगे। इसमें FIFO मेथड भी हो जाएगा और वेटेड एवरेज भी हो जाएगा जी। तो क्वेश्चन लिखिए जरा। तला हाशमी का मैसेज आया कि सर क्वेश्चन नंबर 2 के बी पार्ट, इफेक्ट ऑफ बोथ मेथड्स ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। तलहा भाई, ये तो कॉमन सेंस वाले सवाल होते हैं। इसमें आपने यही बताना है कि मेथड चेंज करने से आपके प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ा है, या क्या फर्क पड़ सकता है। ये वैसे थ्योरेटिकल पोर्शन है, ये हमने डिस्कस करना है जब ये दो चारों मेथड यानी दोनों मेथड पढ़ेंगे और दोनों फार्मूलाज में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हमने ये देखना है। ठीक है, तो ये जब हम ये सारा टॉपिक पढ़ लेंगे तो एंड पे एक सेशन होगा हमारा इसके क्विज का, इन्वेंटरी के क्विज में, कि क्या क्या चीजें किस किस तरह से डील करनी है। फिलहाल हमने मेन चीजें सीखनी है। तो एक क्वेश्चन लिखें जरा। क्वेश्चन है कि मिस्टर ए हैज balance of inventory at 1/1/2020, 100 units at the rate of 10 each. Next, at 5/1/2020, he purchased 500 units at the rate of 12 each. At 12/1/2020, he sold 400 units at the rate of 40 each. At 15/1/2020, he purchased 800 units at the rate of 15 each. At 20/1/2020, he purchased 600 units at the rate of 16 each. At 25/1/2020,
he sold 1200 units at the rate of 40 each. At 28/1/2020, he purchased 400 units at the rate of 18 each. यही सवाल हम अज्यूम करते हैं। रिक्वायरमेंट में लिखेंगे, इसकी रिक्वायरमेंट में लिखें अंडर पीरियोडिक सिस्टम, अंडर पीरियोडिक सिस्टम with FIFO method. Under periodic system with FIFO method, find वही चीजें, number 1 value of closing stock, number 2 cost of sale, number 3 gross profit या ट्रेडिंग अकाउंट। हाँ जी मेरे भाई, सवाल की नेचर तो वही है, क्योंकि हमने इन्वेंट्री सवाल कर रहे हैं, तो इन्वेंट्री में चीजें तो वही होंगी, चीजें खरीदेंगे बेचेंगे, क्लोजिंग स्टॉक कितना पड़ा है। लेकिन अब पहले हम करते थे परपेचुअल सिस्टम के तहत, पहले हम कैसे करते थे, परपेचुअल सिस्टम के तहत। अभी हमने करना है पीरियोडिक सिस्टम के तहत। अभी हमने किस सिस्टम के तहत करना है, पीरियोडिक सिस्टम के तहत जी। तो दोनों में फर्क क्या है, अभी हम करने लगे हैं। सबसे बड़ा फर्क याद रखें, परपेचुअल सिस्टम में स्टॉक लेजर कार्ड बनाते हैं, पीरियोडिक सिस्टम में नहीं बनता। वो जो हम बनाते हैं ना, परचेज, सेल और बैलेंस, जिसे हम स्टॉक लेजर कार्ड कहते हैं, परपेचुअल सिस्टम में स्टॉक लेजर कार्ड बनता है, पीरियोडिक सिस्टम में स्टॉक लेजर कार्ड नहीं बनता। तो आ जाए जनाब, इसमें डायरेक्ट सॉल्यूशन है क्लोजिंग स्टॉक, डायरेक्ट। लो जनाब, भाई जाग रहे हो ना? कोई बंदा जाग, आज थोड़ा सा आप लोगों के लिए प्रॉब्लम हुई होगी कि इकोनॉमिक्स की क्लास नहीं हुई, जिसकी वजह से आप थोड़े सुस्त सुस्त नजर आ रहे हैं। थोड़ा ना एक्टिव हो जाएं, ठीक है, ताकि ये चीज जल्दी समझ तो लग जाएगी, चाहे आप इस सुस्ती की हालत में भी समझ लग जाएगी, लेकिन वो वाली एफिशिएंसी नहीं है। मैं भी इस चीज को समझता हूँ। उस सर की ना तबीयत बहुत ज्यादा, यानी थोड़ी अपसेट थी, उन्हें आंखों में काफी दर्द हो रहा था, तो इसलिए उनसे क्लास नहीं ली आज। चले, अब क्लोजिंग स्टॉक में सबसे पहले पीरियोडिक सिस्टम में डायरेक्ट काम करना है हमने। तो जनाब सबसे पहले आपने देखने हैं कि आपके पास यूनिट्स, रेट और अमाउंट, ठीक है जनाब, यही लिखना है। यूनिट, हाँ, अगर कोई स्टॉक डैमेज होगा, अगर कोई स्टॉक की मार्केट वैल्यू कम होगी, तो फिर इसमें भी एनआरवी का कॉलम बनता है। अगर स्टॉक डैमेज वगैरह होगा तब। कितने यूनिट्स हैं क्लोजिंग स्टॉक के, ये सवाल पढ़ के कोई बता सकता है? हर बंदा अपना अपना बताए, क्लोजिंग स्टॉक के कितने यूनिट्स हैं?
कौन कौन बंदा बताता है कि इस सवाल के अंदर, सवाल लिख लिया सबने, क्वेश्चन सबने लिख लिया है? ग्लैन भाई आप पहले आए थे फिर वापस चले गए फिर वापस आए हो। लो जनाब, ये सवाल आपके सामने है, जो बाद में आया चलें वो भी नोट कर लें, और जिन्होंने पहले नोट कर लिया मुझे क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स बताने हैं। राना अहमद मुख्तियार के क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट 800 आ रहे हैं। चलें बाकी बताएं, देखते हैं किस किस का ठीक है। बिलाल के भी 800 आ रहे हैं, जुबैर के भी 800 आ रहे हैं। जल्दी सबने बताना है, अभी सिर्फ 3 लोगों ने बताया। शुएब के 700 आ रहे हैं, शुएब के 700 आ रहे हैं, दुआ के भी 800 आ रहे हैं, तस्बीहुल्लाह खान के भी 800 हैं, हमजा के भी 800 हैं। शुएब जरा चेक करो, बाकी सब लोगों के 800 हैं, आपके 700 क्यों आ रहे हैं? आपने ओपनिंग स्टॉक के यूनिट काउंट किए हैं? आयशा के भी 800 हैं, गुड हो गया, रिदा के भी 800 हैं। चले अब देखते हैं जरा, यार ये तो किसी को बताने की भी जरूरत नहीं है कि क्लोजिंग स्टॉक यूनिट वो होता है जो अभी तक सेल नहीं हुए। तो टोटल यूनिट्स माइनस जो सेल हो गए हैं हमारे पास बच जाएंगे क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स। तो अब जरा देखते जाते हैं अपने कैलकुलेटर में, प्लस माइनस करते जाते हैं। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस सेल, ओपनिंग स्टॉक के यूनिट प्लस जितने खरीदे हैं वो माइनस बेचने वाले। तो कैलकुलेटर पे कर लो 100 प्लस 500 माइनस 400 प्लस 800 अगेन प्लस फिर माइनस 400 सॉरी 1200 प्लस 400। तो आप कहते हो कि आपके पास 800 यूनिट क्लोजिंग स्टॉक के बच गए, यानी ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस को ऐड करते जाएंगे। हाँ, अगर कोई रिटर्न भी कल पढ़ेंगे, कल से मुराद मंडे को इंशाल्लाह, कि इसके अंदर अगर यूनिट रिटर्न होंगे तो क्या करेंगे, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल बेसिक लेवल पे यही है। तो 600 में 400 माइनस कर दिया 200, 200 में फिर 800 ऐड कर दिया 1000, 600 ऐड कर दिया 1600, 1200 माइनस करके फिर 400 ऐड कर दिया, तो क्लोजिंग स्टॉक के 800 यूनिट बच गए। ठीक है, अब देखता हूं कौन जाग रहा है। मेथड हमारा कौन सा है? मेथड कौन सा है, FIFO या वेटेड एवरेज? FIFO। मेथड कौन सा है हमारा इस टाइम? FIFO, राइट। अब FIFO मेथड का मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले खरीदे होंगे वो पहले बिक चुके होंगे। तो FIFO मेथड के अंदर हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट पड़े होंगे वो ऊपर से परचेज वाले यूनिट पड़े होंगे या एंड की परचेज वाले यूनिट्स क्लोजिंग स्टॉक में अवेलेबल होंगे। ये जो 800 यूनिट्स पड़े हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के जो पहले आए वो पहले बिक गए। तो क्लोजिंग स्टॉक में लास्ट से 800 यूनिट पूरे करने हैं या स्टार्ट से 800 पूरे कर लें? गुड, बहुत सारे लोगों ने जवाब दे दिया कि लास्ट से 800 यूनिट पूरे करेंगे। तो आ जाए जनाब, आपने अपने 800 यूनिट पूरे करने हैं, तो आपके पास 400 यूनिट तो अभी ये क्लोजिंग स्टॉक में पड़े होंगे 18 रुपए के हिसाब से, और 400 यूनिट यहां से पड़े होंगे 16 रुपए के हिसाब से। आपने अपने 800 यूनिट पर पूरे करने हैं क्लोजिंग स्टॉक में, वो जो एंड से शुरू हो जाए परचेजेस में से, सबसे एंड पे 400 हैं, ये भी पड़े होंगे, और फिर ऊपर देखा परचेजेस
600 हैं, उसमें से 400 यूनिट पड़े होंगे, 200 बिक चुके होंगे, क्योंकि हमारे 800 यूनिट पूरे हो गए। तो जनाब ऊपर से लिखने ऊपर से ही है, 400 यूनिट 16 रुपए वाले और 400 यूनिट 18 रुपए वाले, ये आपके 800 यूनिट पूरे हो। डन। चले जनाब 400 को 16 से मल्टीप्लाई कर दो, 6400, और 400 को फिर 18 से भी मल्टीप्लाई कर दो, 7200। लो जनाब, ये हमारे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ गई 13,600। अगर आप स्टॉक लेजर कार्ड बनाकर भी फाइंड करोगे, क्लोजिंग स्टॉक यही फाइंड होगा। अगर आप अपना स्टॉक लेजर कार्ड बनाकर भी फाइंड करोगे, क्लोजिंग स्टॉक की यही वैल्यू आएगी। तो पीरियोडिक सिस्टम में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू फाइंड करना बहुत आसान है और जल्दी भी हो जाता है। ठीक हो गया? हाँ, कॉस्ट ऑफ सेल परपेचुअल में ज्यादा आसान होती है, पीरियोडिक में थोड़ा काम करना पड़ता है, क्योंकि उसमें तो कार्ड बना होता है, वो एक सेल वाला कॉलम ऐड कर देते हैं। लो जनाब, पीरियोडिक सिस्टम पे आ जाओ। कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड करते हैं। लो मेरे भाई, इसमें कॉस्ट ऑफ सेल का वही रवायती फार्मूला आएगा, ओपनिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ सेल का वो फार्मूला आएगा जो आप लोगों ने किसी जगह पढ़ा हुआ है, ओपनिंग स्टॉक एड परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। लो जनाब, ये फार्मूला आपको शायद याद होगा कि किसी ना किसी जगह आपने पढ़ा है, कॉस्ट ऑफ सेल का। परपेचुअल सिस्टम में स्टॉक लेजर कार्ड से कॉस्ट ऑफ सेल बता देते हैं, पीरियोडिक सिस्टम में फार्मूला लगा देते हैं। हाँ, ये फार्मूला आप परपेचुअल सिस्टम में भी लगा सकते हो, लेकिन उसमें फायदा नहीं है कि पहले अगर जो हमने इतना लंबा चौड़ा कार्ड बनाया है और वहां से आप डायरेक्ट बता सकते हो, लेकिन पीरियोडिक सिस्टम में लगना ही फार्मूला है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे बताओ ओपनिंग स्टॉक कितना है? 1000। ओपनिंग स्टॉक कितना है? 1000। और परचेजेस के लिए आप वैल्यू ऑफ परचेज फाइंड करने के लिए वर्किंग कर देंगे, वर्किंग नंबर 1 परचेजेस। जी जनाब, आप यहां पर यूनिट लिख लेंगे, रेट और अमाउंट। आपने सबसे पहले 500 यूनिट खरीदे 12 रुपए के हिसाब से, फिर हमने 800 यूनिट खरीदे 15 रुपए के हिसाब से, 600 यूनिट खरीदे 16 रुपए के हिसाब से, फिर 400 यूनिट खरीदे 18 रुपए के हिसाब से। अपने क्वेश्चन में देखें, जितने यूनिट परचेज किए हैं सारे लिख लेंगे। हाँ, अगर कोई परचेज रिटर्न किए हैं या कोई ड्राइंग्स वगैरह हुई है जिससे हमारी परचेज क्रेडिट होती है, वो माइनस कर देंगे। तो आप अपने क्वेश्चन में देख लें, क्या इसके अलावा कोई परचेजेस हैं? अपने अपने क्वेश्चन में देखें, टोटल परचेजेस हमने लेनी है, क्या इसके अलावा कोई परचेजेस हैं? नहीं। चलें जनाब, तो फिर आ जाए, 500 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 800 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 12,000।
600 को 16 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? 600 को 9600 और 400 को 18 से मल्टीप्लाई करो 7200। तो मुझे टोटल परचेजेस की वैल्यू बता दो। सबको ऐड करके टोटल परचेजेस 34,800। लो मेरे भाई, आपकी परचेजेस आ गई। तो 34,800 हमारी परचेजेस आ गई। ओपनिंग स्टॉक, ऐड परचेजेस, लेस क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक हम फाइंड कर चुके हैं ऊपर 13,600। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल की 1000 प्लस 34,800 ऐड परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। तो जनाब आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी 22,200। 22,200। हाँ जी जनाब, यहां तक कोई इश्यू है तो बताएं। हमने पहले क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू फाइंड की फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के जरिए। और हमेशा याद रखें पीरियोडिक सिस्टम में कॉस्ट ऑफ सेल का फार्मूला लगा करेगा। वैसे ये परपेचुअल में भी लग सकता है, लेकिन परपेचुअल में जब एक चीज डायरेक्ट आ जाती है तो हमें फिर अलग से करने की जरूरत नहीं। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर। जी मेरे भाई, ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले आपको याद होगा सेल्स। हम सेल्स कर लेंगे वर्किंग नंबर 2 लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, और कॉस्ट ऑफ सेल्स आप लोग फाइंड कर चुके हो 22,200। सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो वर्किंग नंबर 2 सेल्स यहां पर ही फाइंड कर लेते हैं। पहले आपने 400 यूनिट सेल किए 40 के हिसाब से, फिर आपने 1200 यूनिट सेल किए 40 के हिसाब से। तो ये आ जाएगा जनाब 16,000। और ये कितना आ गया 48,000। जी जनाब, टोटल सेल आपकी कितनी आ गई 64,000। लो जनाब, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल, आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल, आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 41,800। लो जनाब, बेसिक क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। इसमें अब सिर्फ ना एक और चीज रह गई है, वो है इनकी जर्नल एंट्रीज। लेकिन वो पहले एक बड़ा क्वेश्चन करेंगे जिसमें ढेर सारे प्रॉब्लम आएंगे। मतलब स्टॉक चोरी भी हो रहा होगा, आपका स्टॉक रिटर्न भी हो रहा होगा, डैमेज भी हो रहा होगा। तो उन सब के लिए हमने किस तरह से काम करना है वो देखेंगे। ओके होगी बात? चले, ये था हमारा पीरियोडिक सिस्टम और FIFO मेथड। अब यही सवाल
हम अब करते हैं, चाहे आप दोबारा सवाल लिखना चाहो तो लिख लो, तो जरूरत तो नहीं है। अब इसी की रिक्वायरमेंट चेंज करने लगे। सेम सवाल, सवाल ये है कि हम कहते हैं अंडर पीरियोडिक सिस्टम with under periodic system with weighted average method. Under periodic system with weighted average. तो जनाब इसमें ना सबसे अच्छी चीज ये है कि टोटल 4 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, और उन 4 टाइप के क्वेश्चन में 3 तरह की रिक्वायरमेंट हो सकती है। या वो आपसे क्लोजिंग स्टॉक पूछ लेगा, या वो आपसे कॉस्ट ऑफ सेल पूछ लेगा, या वो आपसे ट्रेडिंग अकाउंट बनवा लेगा। हाँ, चौथी चीज वो आपसे जर्नल एंट्रीज भी पास करवा सकता है। वो 4 क्वेश्चन कौन से हैं? 2 क्वेश्चन परपेचुअल सिस्टम में और 2 क्वेश्चन पीरियोडिक सिस्टम में। तो बस इसके अलावा इन्वेंट्री के अंदर, मेन इन्वेंट्री के अंदर ये चीजें आती हैं। इससे पहले जो चीज इन्वेंट्री के अंदर आती है वो आती है कि इन्वेंट्री मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। वो एक रूल है, असूल है वो एक, ठीक है। और यानी मैं अगर ओवरऑल बात कर रहा हूँ इन्वेंट्री में क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं। पहला सवाल हमने किया लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी, फिर यहां पर आप कर रहे हैं 2 क्वेश्चन आ सकते हैं आपको परपेचुअल सिस्टम में, और 2 ही आ सकते हैं पीरियोडिक में। फिर उनमें से जो चीजें फाइंड करनी आ सकती है वो भी हम कर रहे हैं। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट है जो एंड पे पढ़ा जाएगा इन्वेंट्री पे, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हमने अभी शायद हमारे 2 या ये भी हो सकता है 2-3 लेक्चर्स हमें लगेंगे इन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा करने पे बड़े लेवल पे, यानी उसमें और ढेर सारी चीजें ऐड करेंगे। तो जनाब आ जाए जरा, सबसे पहले वही क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करते हैं इनका। पहला पार्ट क्लोजिंग स्टॉक। यहां पर आपने जो क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स, रेट और अमाउंट, तो यहां पर आपने कहा कि आपके पास 800 यूनिट्स अवेलेबल हैं, तो हमने 800 यूनिट इकट्ठे लिख दिए। आपको याद होगा वेटेड एवरेज में यूनिट सेपरेट सेपरेट नहीं लिखते, और FIFO मेथड के अंदर हर रेट वाले यूनिट अलग करके लिखते हैं। ये हमें पहले भी पता है, परपेचुअल सिस्टम में भी हम ऐसा ही करते थे। तो 800 यूनिट का रेट कौन सा लिखेंगे? एवरेज रेट। 800 यूनिट्स का रेट कौन सा लिखेंगे? एवरेज रेट। तो आओ मेरे भाई जरा एवरेज रेट का फार्मूला लिख लें। ये चीज है पूरे के पूरे इस स्टॉक यानी मेथड के अंदर कि हमने एवरेज रेट लेना है, जिसका फार्मूला है ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू प्लस नेट परचेज उनकी वैल्यू। नेट परचेज का मतलब है अगर कोई परचेज रिटर्न वगैरह है तो माइनस करके, डिवाइडेड बाय ओपनिंग स्टॉक के यूनिट प्लस नेट परचेज के यूनिट्स। मतलब वाला क्या है? टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स। ये क्या लिखा हुआ है? टोटल वैल्यू जो हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है उसकी वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स।
तो हमारे पास पर यूनिट रेट आ जाएगा, और उस पर यूनिट रेट को एवरेज रेट ही तो कहते हैं। अब जरा क्वेश्चन पे जाएं। ओपनिंग स्टॉक के जो यूनिट पड़े हैं वो 1000 के हैं, प्लस जो हमने यूनिट खरीदे हैं उसकी वैल्यू कितनी थी भला, हमने यहां पर वर्किंग की थी। जरा यहां ये देखें, ये हमारे पास है टोटल परचेजेस की वैल्यू, और यूनिट भी बता दें टोटल कितने खरीदने हैं, 2300, 2300 यूनिट खरीदे हैं, और टोटल हमारा पैसा लगा है 34,800। तो लो मेरे भाई 34,800 के यूनिट खरीदने हैं। पहले आपके पास 100 यूनिट पड़े थे और 2300 यूनिट मजीद खरीदे। ये वैसे बिल्कुल सादा सी बात है, पर यूनिट रेट फाइंड करना है। एवरेज रेट से क्या मुराद है, पर यूनिट रेट फाइंड करना है। कैसे, जितना स्टॉक खरीदा है वो कितने का था, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। तो आपके पास आ गया 35,800 डिवाइडेड बाय 2400। लो मेरे भाई मुझे रेट बता दो, पर यूनिट रेट कितना आ गया, 14.92। किसी का आ रहा है 15 पॉइंट, चेक करें जरा। 35,800 को डिवाइड करना है 2400 पे, यानी 35,800 पहले दोनों को प्लस करना है, उसके बाद डिवाइड करना है 2400 पे, तो 14.92, 14.92। तो आ जाए जनाब, 14.92 को 800 से मल्टीप्लाई करें, 14.92 को 800 से मल्टीप्लाई करें। जी जनाब, 11,936। कोई 33 बता रहा है, कोई 36 बता रहा है। अच्छा, जिसने डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया है ना उनका आ रहा होगा 33, और जो 800 को मल्टीप्लाई कर रहे होंगे ना 14.92 से, तो उनका आ रहा होगा 19,936, सॉरी 11,936। जिसने डायरेक्ट आंसर को मल्टीप्लाई किया होगा उसका आंसर आ रहा होगा 11,933, और जिसने राउंड ऑफ करके मल्टीप्लाई किया होगा, दोनों आंसर ठीक है, 3 रुपए की खैर है। ये राज की बात है, बताना किसी को नहीं। 3 रुपए ऊपर नीचे हो जाए तो 3 रुपए इमटेरियल होते हैं। तो जनाब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ गई। दोबारा सुने, इसमें हम देखेंगे क्लोजिंग स्टॉक के कितने यूनिट्स पड़े हैं और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एवरेज रेट से, और एवरेज रेट फाइंड कैसे करते हैं, टोटल स्टॉक जितने पैसे लग चुके हैं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। ओके की बात। फिर आ जाओ बात क्लोजिंग कॉस्ट ऑफ सेल। लो मेरे भाई, कॉस्ट ऑफ सेल में कोई चेंजिंग नहीं है। ओपनिंग स्टॉक 1000 का, एड परचेजेस, परचेज हमारी कितनी है 34,800, लेस क्लोजिंग स्टॉक। तो मेरे भाई अगर कोई चीज चेंज होती है तो वो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू चेंज होती है। तो इसमें हमारा आ जाएगा परपेचुअल वाला क्लोजिंग स्टॉक 11,936। ना ओपनिंग स्टॉक में कोई चेंजिंग, ना परचेजेस में कोई चेंजिंग। परचेज तो वही है ना 34,800,
लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक जो नया आया होगा। अब हमारी ये कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी 23,864। तो एक बात हमेशा याद रखें, मेथड या सिस्टम, मेथड का मतलब फाइफो मेथड या वेटेड एवरेज, और सिस्टम से मुराद पीरियोडिक या परपेचुअल। अगर कोई चीज चेंज होती है तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक चेंज होती है बस। क्लोजिंग स्टॉक के चेंज होने से कॉस्ट ऑफ सेल चेंज होती है। तो कौन सी ऐसी चीज है जो चेंज नहीं होती? वो है ओपनिंग स्टॉक, कभी चेंज नहीं होगा। परचेजेस कभी चेंज नहीं होगी। सेल्स कभी चेंज नहीं होगी। ना कभी ओपनिंग स्टॉक चेंज होगा, मेथड चेंज कर दें, फार्मूला चेंज कर दें, ना परचेजेस चेंज होंगी, ना सेल्स चेंज होंगी। चेंज किसे क्या होगा? क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक के चेंज होने से आपकी कॉस्ट ऑफ सेल चेंज हो जाएगी और प्रॉफिट चेंज हो जाएगा। वो चेंज होगा इसलिए क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक चेंज हो रहा है। अब आ जाए जरा ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर, लास्ट चीज। हाँ जी, ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले हम लिखेंगे जनाब सेल्स। और सेल्स हम लिख चुके हैं, कितनी आई थी सेल्स? 64,000। वो वही रहेंगी, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स अब इस मेथड की आएगी 23,864 ग्रॉस प्रॉफिट। लो जनाब, ग्रॉस प्रॉफिट बता दें जरा। 40,136। खत्म हो गया काम आप लोगों का। आज का पीरियोडिक सिस्टम फाइफो मेथड से भी हो गया और पीरियोडिक सिस्टम वेटेड एवरेज से भी हो गया। आपने क्या करना है, कल जो 2 क्वेश्चन किए थे वही 2 क्वेश्चन करने हैं पीरियोडिक सिस्टम के तहत। कल जो 2 सवाल किए थे वही 2 सवाल आपने करने हैं पीरियोडिक सिस्टम के तहत। और आप लोगों का मंडे को फिर टेस्ट होगा। इन्वेंट्री में 2 सवाल होंगे, एक एनआरवी का टेस्ट होगा यानी लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी, और दूसरा सवाल आपका पीरियोडिक सिस्टम या परपेचुअल सिस्टम से होगा। ठीक है जनाब, तो अभी आप फ्रेश हो लॉ के लिए और लॉ की क्लास लेने की तैयारी करें। ठीक है जनाब, ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा और अपने अम्मी अबू का तो ख्याल रखना हमारा फर्ज है। ठीक है, उनका तो ढेर सारा ख्याल रखा करें। अल्लाह हाफिज।